प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने रेपो रेट कट इस बार नहीं किया है। कुछ सरप्राइजिंग तो है नहीं ना, हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि भाई मोस्टली अभी तक 25 बेसिस पॉइंट्स को और गुंजाइश है आरबीआई के पास, तो ऑफ कोर्स कुछ बचा कर रखना चाहेगा ना, पूरा का पूरा एक साथ नहीं, क्योंकि जस्ट नाउ कुछ समय पहले ही 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया हुआ है। ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है, 25 और है, लेकिन हाँ इमीडिएटली नहीं करेंगे, आने वाले महीनों में बिल्कुल होगा, बट हाँ कुछ समय के बाद होगा। तो देखिए, जब भी आरबीआई का कुछ पॉलिसी डिसीजन आए ना, तो सिर्फ रेपो रेट कट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। आरबीआई का जब भी इस तरह का कोई अनाउंसमेंट आता है ना, तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाएं, पूरा रिपोर्ट पढ़ें। उसका रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही फ्यूचर के बारे में भी, इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा हो सकता है उसके बारे में भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा, और ऑफ कोर्स आजकल तो कोई भी वीडियो ट्रंप के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है, तो ट्रंप रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट से स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए, इंडियन मार्केट में तो कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है, वही निगेटिविटी है, लेकिन हाँ मतलब लार्ज कैप्स कोई खास नहीं गिरा था, लेकिन हाँ निगेटिविटी तो है। लेकिन स्मॉल कैप माइक्रो कैप तो बहुत गिरा था, मिड कैप भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई राहत की बात है नहीं। उसके बाद सेक्टर्स भी देखें तो पूरा निगेटिविटी ना, डिफेंस, ऑटो, ऊपर देख ले पूरा, कहीं आईटी तो बहुत गिरा हुआ है, एफएमसीजी गिरा हुआ है, फार्मा बुरी तरह से गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है फार्मा इतना ज़्यादा, आगे हम डिस्कस करेंगे। बैंकिंग फॉर अ चेंज पॉजिटिव है, सभी कुछ निगेटिव है, लेकिन बैंकिंग मतलब फ्लैट है, लेकिन हाँ एटलीस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, सभी कुछ निगेटिव है। तो इंडियन मार्केट्स के तो कोई खास हालात है नहीं, और उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है। देखिए, लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा। इसको झेल सकते हैं तो झेल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं झेल सकते हैं तो बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इक्विटी अकेला तो प्रोडक्ट है नहीं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारा है भाई। अगर आप ये सब नहीं झेल सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के लिए जाए। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स में अपना, अच्छे इक्विटी प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ महीनों का प्रॉब्लम, 1-2 महीने के प्रॉब्लम से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूएस मार्केट यूपर देख सकते हैं, रेडी है। यूएस मार्केट का भी कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन हाँ एशियन मार्केट्स, खासकर ऑस्ट्रेलिया का मार्केट तो अच्छा चला। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं आया, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो रिलेटिवली इंडियन मार्केट का या फिर यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हाँ बाकी मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। अब जान लेते हैं आरबीआई ने आज क्या क्या बोला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको इससे जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स रेपो रेट कट उन्होंने 5.5% ही छोड़ दिया है, ठीक है, उसे घटाया नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो एक्सपर्ट्स थे 50-50 डिवाइडेड थे। कुछ लोगों को लग रहा था कट होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने भी, जो हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, वही बोला था कि देखिए 25 बेसिस पॉइंट तो बिल्कुल लगता है कि कट होगा, लेकिन शायद इमीडिएटली ना हो, आने वाले समय में होगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने भी यही किया था ना, वहाँ के सेंट्रल बैंक ने भी कर सकता था रेट कट उनका, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रोका हुआ है। और मोस्टली उसके लिए ट्रंप ही जिम्मेदार हैं कि उन्हें नहीं पता है कि ठीक बात है, अभी ट्रेड डील हो गया, आगे क्या होगा, ठीक है ना। और उस समय नहीं, और ट्रेड डील शायद नहीं हुआ था जब उनका पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ था ना, उसके बाद ट्रेड डील हुआ। ट्रेड डील होने के बाद भी ट्रंप है ना, अभी उन्होंने फिर से ईयू को धमकी दिया है ना कि भाई तुमने बोला 600 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का, अगर नहीं किया ये इन्वेस्टमेंट यूएस में तो मैं 35% का टैरिफ लगा दूंगा। ट्रंप है, कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इंडिया भी ठीक ही है ना, मतलब आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट्स बचा के रखे हुए, बाद में फ्यूचर में भाई कब जरूरत पड़ जाए उस समय यूज़ किया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा तीर तर्कस से निकालने की ज़रूरत नहीं, एक बचा के रखना है। लेकिन हाँ, ये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, एक तो सर्विस पीएमआई बहुत अच्छा 11 मंथ हाई पे है, ठीक है, 60.5। अगर सर ये जो पीएमआई होता है ना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, 50 से नीचे है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 50 मतलब इवन है, 50 से ऊपर जा रहा है मतलब एक्सपेंड कर रहा है, आपका अच्छा ग्रोथ है। तो यहाँ 50 तो छोड़िए, यहाँ 60.5 है जुलाई 2025, तो बहुत अच्छा सर्विसेज तो खैर हमारा ठीक रहता भी है। इसके बाद आरबीआई ने बोला कि भाई इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिविटी क्यों है, ठीक है।
तो बोल रहे हैं कि एवब नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून, वो तो हम देख ही रहे हैं, मानसून का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। इन्फ्लेशन जब भी मैं बोलता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ कम हुआ, ये मैं नहीं बोलता हूँ नेगेटिव हो गया या ज़ीरो हो गया, बात समझे, पहले के मुकाबले कम हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने एक फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री में आप मान लीजिए 100 बल्ब बनाते हैं, ठीक है ना, तो कैपेसिटी है 100 बल्ब का, लेकिन उतना बिक नहीं पाता है, तो आप बना रहे हैं 70 बल्ब ही बना रहे हैं क्योंकि उतना ही बिक पा रहा है, तो 100 क्यों बनाएंगे। लेकिन फिर मार्केट में थोड़ा डिमांड आने लगा तो आपने 80 बनाना शुरू किया, 90 बनाना शुरू किया, ठीक है। और एक बार आपने 80 90 बनाना शुरू किया और डिमांड लगातार आ रहा है, तो आप देखेंगे अरे यार अब तो और भी ज़्यादा डिमांड आएगा, तो आप फिर से नया फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, ताकि, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप करके फिर वहाँ प्रोडक्शन करने में कुछ समय लग जाता है, इमीडिएटली तो होता नहीं, तो आप फिर से शुरू कर देंगे वहाँ पे सेटअप करना कि 100 पहुँचे, उसके बाद मेरा नया सेटअप तैयार हो, वहाँ से मैं नया बनाकर फिर से जब डिमांड आएगा तो मैं सप्लाई करना शुरू करूँ। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आरबीआई का यही बोलना है कि भाई जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ रहा है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब भी आपका बढ़ेगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि पॉजिटिव है। उसके अलावा ये भी बोले जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं काफ़ी कंड्यूसिव है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है सिस्टम में, और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का या फिर पीएसयू सेक्टर का या फिर बैंक्स का अगर आप देखें बैलेंस शीट तो ठीक ठाक है, पहले के मुकाबले वहाँ काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया, बोला 6.5% इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 6.5% का वो कॉन्फिडेंट है कि इसके आसपास आ जाएगा जीडीपी इंडिया का, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद सीपीआई के बारे में उनका बोला, सीपीआई मीन्स इन्फ्लेशन कितना होगा, तो इन्फ्लेशन थर्ड क्वार्टर का इन्फ्लेशन बोल रहे हैं 3.1%, फोर्थ क्वार्टर का बोल रहे हैं 4.4%, ठीक है। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 26-27 बोल रहे हैं 4.9%। मतलब कि इन्फ्लेशन सही बात है अभी कम है, कुछ और समय तक कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इन्फ्लेशन यहाँ से अब बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फर्स्ट क्वार्टर भी अगर आप देखें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 4.9%, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो 2 से 6% का कंफर्ट है ना, 4% के आसपास रहे तो बेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे समय के साथ आप देखेंगे बढ़ेगा, ठीक है, मतलब बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा पहले के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी 2024-25 रहा है। तो इतना कम हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट आता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट। हमारा सर्विस एक्सपोर्ट अच्छा खासा है और रेमिटेंस हमें बहुत आता है, मतलब इंडिया के जो लोग बाहर काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में भेजते हैं, इसीलिए करंट अकाउंट डिफिसिट में हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा ज़्यादा होता नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव उन्होंने बोला है, अगस्त 1, 2025 में हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व, वो है 688.9 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है, एज ऑन 1 अगस्त 2025। और ये इतना है हमारे पास पैसा कि 11 मंथ्स का जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट 11 मंथ्स का गुड हम इसी पैसे से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और साथ ही उन्होंने लिक्विडिटी फ्रंट पे ही बोला, जो कि इस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए, कि भाई सरप्लस लिक्विडिटी डेली बेसिस पे देखेंगे ना, लैफ उसे बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा हुआ पर डे। पहले ये डिफिसिट में चल रहा था कुछ महीनों पहले, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अब ये बहुत ज़्यादा सरप्लस है। और इससे भी बड़ी बात, CRR कट सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसके कारण लिक्विडिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल आरबीआई का जो भी कमेंट्री आया वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। वो भी बोल रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं इंडिया में भी, थोड़ा जैसे अर्बन पार्ट ना बोल रहे हैं, रूरल पार्ट तो बहुत अच्छा कर रहा है, अर्बन पार्ट में भी कंज्यूमर जो डिस्क्रिशनरी पार्ट है वहाँ अभी भी स्लो डाउन है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा वहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो एक्सेप्ट कर रहा है आरबीआई। लेकिन हाँ, ओवरऑल पॉजिटिव है। और उनका बोलना है कि भाई ये जो रेट कट हम कर रहे हैं लगातार, मतलब इतना ज़्यादा रेट कट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका जब इकोनॉमी पे असर पड़ेगा धीरे धीरे आने वाले महीनों में, उसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ने जो टैक्स कंसेशंस दिए हैं उसका धीरे धीरे जब इकोनॉमी पे असर पड़ने लगेगा, तो आप ओवरऑल देखेंगे कि ज़्यादातर जो सेगमेंट्स है इकोनॉमी के उस पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। अगेन तुरंत फ़र्क नहीं पड़ता है, आने वाले महीनों में पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इक्विटी मार्केट पेशेंस का गेम है। जब इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ दिखने लगेगा,
तब स्टॉक मार्केट आपको लगेगा कि फिर से ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डिपेंड करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे, इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पे। तो अगर वहाँ पे आपको लगता है कि आपका देश अच्छा करेगा या जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होगा, सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका देश बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं देगा, बेकार है, तो वहाँ पे तो, या फिर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे भी आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, तब तो सही बात है, आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ट्रंप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिना ट्रंप का तो कोई डिस्कशन पूरा होता ही नहीं है ना। तो ट्रंप तो मैंने बताया था ना, ट्रंप के लिए आप हमेशा याद में रखें MTG, मेक ट्रंप ग्रेट। ठीक है, अगेन तो बोल नहीं सकते हैं, ट्रंप पहले कभी ग्रेट रहे नहीं, तो MTG, मेक ट्रंप ग्रेट, सिर्फ वही वो चाहते हैं। अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं, किसी कंट्री से कुछ नहीं, चाहे मैं सिर्फ ग्रेट रहूँ, नोबेल पीस प्राइज़ मुझे किसी तरह से मिल जाए। ठीक है, देखिए US के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ट्रंप से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर करूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, किसी भी कंट्री का जो पॉलिसी बनता है ना, ठीक है, तो वो बनता है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, इस तरह से बनता है कि भाई नेक्स्ट 50 ईयर्स, 100 ईयर्स में हम कहाँ होंगे या क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स US का भी यही होता है। चाइना ने 100 ईयर का टारगेट रखा हुआ है। जब उन्होंने बनाया ना काफ़ी सालों पहले, तो उन्होंने 100 ईयर का टारगेट रखा कि 100 ईयर में हम सुपर पावर बनेंगे, मतलब वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, डिफेंसेस भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और वो काम भी कर रहा है उस डायरेक्शन में, हो भी जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऐसे चलता है। इंडिया ने भी ना 2047 का टारगेट रखा हुआ है कि भाई हम भी डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का ट्राई करेंगे उस समय तक। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन जो ट्रंप का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का नहीं है, उनका शॉर्ट टर्म का है। डेली ट्रांजैक्शंस वो देखते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल भूल चुके हैं। और शॉर्ट टर्म मैंने आपको हमेशा बताया, शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, तो प्योर लक है, 100% लक है। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस रखेंगे, तभी आपके चांसेस अच्छे होंगे सफलता प्राप्त करने के। तो ट्रंप यही कर रहे हैं डेली बेस। जैसे देखिए US का क्या था ना, चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है, चाइना ना हमारा कॉम्पिटिटर है, आने वाले सालों में हमें पीछे छोड़ देगा, तो चाइना को नीचे करना है। ठीक है, अब उसके लिए उन्होंने इंडिया से हाथ मिलाया। ठीक है, इंडिया से पिछले कुछ सालों से तो बहुत अच्छे टर्म्स उन्होंने कोशिश की इंडिया से बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई चाइना को डाउन करना है, उसमें इंडिया हमारी मदद करेगा। ठीक है, बड़ा रीज़न तो यही था। लेकिन ट्रंप को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स उन्होंने चाइना में सब कुछ पूरा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दिया कि भाई तुम ये सब काम देख लो, हम नहीं करेंगे। अब जैसे टेक्सटाइल, ठीक है, अब वहाँ लेबर इंटेंसिव है, लेदर के काम ना, एक तो पॉल्यूशन बहुत होगा या फिर ना बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो ऑफकोर्स वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ये सब काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ खासकर चाइना में सब कुछ केमिकल्स पूरा का पूरा चाइना में शिफ्ट कर दिया। तुम देख लो, ठीक है, चाइना सस्ते रेट पे बना के उन्हें बेच रहा था, सबके लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये सोच समझ कर ये सब कुछ किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, चाइना तो हमारा नंबर 1 एनिमी हो गया, तो अब इसको दूसरी जगह ले जाते हैं, इस बिज़नेस को चाइना से हटाते हैं। चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ हिस्सा इंडिया को भी आने लगा, तो वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोले ठीक है इंडिया में जाने दो, चाइना से बस हटा लो। ठीक है, लेकिन अब ट्रंप बिल्कुल सभी कुछ बदल रहे हैं। ठीक है, ट्रंप को इन सप्लाई चेन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भाई मुझे इंपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, मेरे यहाँ मत लाओ, मेरे यहाँ आकर बनाओ। ठीक है, टेक्सटाइल भी बनाना है मेरे यहाँ बनाओ, लेदर गुड्स भी बनाना है मेरे यहाँ बनाओ। पहले US था ना टेक्नोलॉजी कि भाई लाइक AI ना, मतलब बनता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो वो सब जो वैल्यू एडिशन वाला काम है ना, वो करने का। ट्रंप को ये सब चीज़ शायद समझ में नहीं आता, वो सभी कुछ US में ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, सभी कुछ। ठीक है, तो ये सब उनका थॉट प्रोसेस है। ट्रंप जो इंडिया को लगातार धमकी दे रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना को धमकी नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि चाइना तो ईरान से भी पूरा तेल खरीद रहा है, ठीक है, रसिया से भी पूरा तेल खरीद रहा है, लेकिन चाइना को धमकी देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाइना को पहले उन्होंने धमकी दिया था, उसका रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया था ज़्यादातर चाइना ने, तो डर कर झुकना पड़ा ट्रंप को। ट्रंप चाइना के सामने बार बार झुक रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास लिवरेज है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस कंडीशन में फ़िलहाल नहीं है, इसीलिए वो सोच रहा है कि भाई चाइना तो मेरा सुनेगा नहीं, ठीक है, कम से कम इंडिया को धमकी देकर हम अपना बात मनवा लें। ऑफकोर्स ऐसा होने नहीं जा रहा है। और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है ना, कि आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है ना, कि इंडिया ने भी रिप्लाई किया है कि भाई तुम तो खुद ही रसिया से यार इंपोर्ट कर रहे हो, फिर हमें तुम कैसे मना कर सकते हो। इस पर कुछ मैं डेटा दूंगा, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए US का अगर आप इंपोर्ट देखेंगे ना, गुड्स इंपोर्ट की बात बोल रहा हूँ रसिया से,
तो पहले तो खैर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पहले से कम किया, पहले तो 20-21 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हुआ करता था कुछ साल पहले तक, तो उसे काफ़ी कम किया, लेकिन अभी भी 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, ठीक है, वहाँ से इंपोर्ट करते गुड्स, ठीक है। और ओवरऑल गुड्स और सर्विसेज देखें ना तो अबाउट 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का। बात ये है ना कि भाई तुम दूसरे देशों को लेक्चर दे रहे हो, तुम 3 बिलियन ऑफकोर्स तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन क्यों कर रहे हो? 3 बिलियन भी बंद करो ना, ठीक है। इंडिया को तो लेक्चर दे रहे हो कि तुम पूरा बंद कर दो, वहाँ से तुम डील नहीं कर सकते, तो खुद ही डील कर रहे हो। और ये भी जो 3 बिलियन यूएस डॉलर्स है ना, वो मजबूरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वहाँ से वो इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस रसिया से इनरीच्ड यूरेनियम कर रहा है इंपोर्ट, अच्छा खासा इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने यही बोला था कि भाई तुम खुद तो इंपोर्ट कर रहे हो। उसके अलावा पैलेडियम कर रहा है, फर्टिलाइजर्स कर रहा है, ठीक है, और इंडिया को लेक्चर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग है, यूरोपियन यूनियन, वो भी आजकल इंडिया को लेक्चर दे रहा है कि भाई बंद करो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का अगर आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो अभी भी अच्छा खासा हो रहा है रसिया से, ठीक है। पहले से ये बात बिल्कुल सही कि बहुत कम हुआ है, इन्होंने भी कम किया है, ऑलमोस्ट 86% तक कम कर लिया है पहले के मुकाबले, लेकिन कर तो रहे हैं ना। अगर प्रॉब्लम पूरा बंद करो तो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप Q1 2025 देखेंगे ना तो यूरोपियन यूनियन ने, सब रफ फिगर है, 8.74 बिलियन यूरोस का वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? गैस कर रहे हैं वहाँ से 11%। ऑफकोर्स ये 48% हुआ करता था, खासकर जर्मन इकोनॉमी जो बर्बाद हुआ रिसेंट टाइम्स में, इसीलिए हुआ ना। पूरा का पूरा गैस वो इंपोर्ट करते थे रसिया से, अच्छे खासे रेट पे आता था, इकोनॉमी अच्छा खासा चल रहा था, बंद कर दिया, पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो गया, ठीक है। जर्मनी का इकोनॉमी टॉप क्लास का इकोनॉमी हुआ करता था, ग्रोथ इंजन ऑफ यूरोप, हाँ, काफ़ी वीक हो गया पहले के मुकाबले, अभी भी स्ट्रांग है, पहले के मुकाबले बहुत वीक हुआ है। तो अब गैस इन्होंने अभी भी 11% कर रहे हैं इम्पोर्ट, ठीक है, 48 से कम किया लेकिन अभी भी। उसके बाद LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, 17% के आसपास वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट का, 17%, बहुत बड़ा अमाउंट है ना। फर्टिलाइजर्स वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों ही खरीद रहे हैं रसिया से, लेकिन लेक्चर देने में इंडिया के लिए बिल्कुल सही बात है, इंडिया के सामने आ रहे हैं लेक्चर दे, तुम मत करो, मैं कुछ भी। इनफैक्ट कभी मैंने शायद पढ़ा या सुना था कहीं ना, किसी ने पूछा था कि भाई यूरोपियन यूनियन तो इंपोर्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छा खासा LNG इंपोर्ट कर रहा है या फिर गैस भी कर रहा है, शायद US में ये पूछा गया था किसी से, तो वहाँ से रिप्लाई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही बात है वो रसिया से खरीद रहा है, लेकिन यूक्रेन को वो आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे वो नलीफाई हो जा रहा है। मतलब क्या स्टूपिड जैसा यही चीज़ शायद ट्रम्प से भी अभी पूछा गया था ना कि भाई तुम तो खुद ही खरीद रहे हो, किसी रिपोर्टर ने पूछा था, तो ट्रम्प ने बोला नहीं मुझे ये सब पता नहीं, मैं चेक करके कुछ बताऊंगा, हाँ, इस तरह का रिप्लाई। तो ये सब चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प अगेन कुछ और स्टूपिडिटी, उन्होंने बोला है फार्मा कंपनीज पे आने वाले समय में, ऑफकोर्स एक साथ नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद बोल रहे हैं कि 250% का टैरिफ लगा देंगे फार्मा कंपनीज पे। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज है ना यूरोप की, उनका प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा होता है और सभी कुछ बहुत महंगा बेचते हैं वो, उन पे, लेकिन हाँ 250% का टैरिफ बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए फार्मा, इंडिया का फार्मा कंपनीज भी आज देखें ना गिरा हुआ है काफ़ी, और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो फार्मा कंपनीज है बड़ी बड़ी ना, उनका तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इसीलिए गिरा हुआ है, इस तरह का स्टेटमेंट आया है। स्टूपिडिटी। ब्राज़ील भी देखिए ना, जैसे ब्राज़ील और US का देखेंगे अगर, तो ट्रेड सरप्लस है US वहाँ पे, मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कम करता है ब्राज़ील से, ठीक है, लेकिन 50% का टैरिफ, क्योंकि वहाँ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे हैं जिससे कि ट्रम्प को वो पसंद नहीं है, तो इसीलिए 50% टैरिफ। तो वहाँ पे ना जनरली गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ है ही ना, वहाँ तो सरप्लस है US, फिर भी 50% का टैरिफ लगा दिया सबसे ज़्यादा। मतलब स्टूपिडिटी का कुछ बोलना नहीं है, ठीक है ना। और इंडिया का चलिए फॉर्चुनेटली हमारा सही बात है, एक्सपोर्ट है US में अच्छा खासा, लेकिन 2% से भी कम है गुड्स का। अगर आप सिर्फ देखें ना, सर्विसेज तो ऑफकोर्स सर्विसेज भी बड़ा पाते हैं, लेकिन सिर्फ गुड्स देखें तो 2% से भी थोड़ा कम ही है GDP का। तो असर तो पड़ेगा हमारे यहाँ, मैंने बोला भी ना, अबाउट 20-30 बेसिस पॉइंट्स तक का फ़र्क पड़ेगा हमारे GDP पे। और देखना ये है, देखिए ट्रम्प का स्टूपिडिटी का कोई अंत नहीं ना। अब जैसे 25 बेसिस है, अब कल पता चला बोल देंगे 40% लगा दूंगा ना, 50% लगा दूंगा, 100%, मतलब उनके मन में जो भी आ जाएगा वो बोल देंगे ना, 100% लगा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, लेकिन बात है कि इंडिया को तो मतलब स्टैंड आउट करना ही पड़ेगा ना, झुक नहीं सकता है, प्रॉब्लम आ जाएगा वो तो, क्योंकि ट्रम्प के डिमांड्स का कोई लिमिट ही नहीं है। सबसे पहले वो बोल रहा है कि भाई तुम एग्रीकल्चर खोलो, डेयरी खोलो,
मैं सारे प्रोडक्ट्स बेचूंगा। ये हो जाने के बाद रसिया से तुम ऑयल खरीदना बंद करो, उसके बाद रसिया से डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदना बंद करो, और उसके बाद और भी बहुत सारे डिमांड्स आएंगे उसके। बोलेगा पाकिस्तान के साथ तुम मिलजुल कर रहो, हाँ पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी तुम दोस्ती करके, यू नेवर नो ना, ट्रम्प है। उसके बाद लास्ट में फिर से वही आएगा, बोलेगा ट्रम्प को ना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करो, ठीक है। तो ये सब डिमांड है जो कि नहीं माना जा सकता है। हमारे यहाँ बिल्कुल सही बात है, देखिए ये बात है, यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, उससे अगर आप प्रॉब्लम करोगे, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी में ट्रम्प मतलब हम पे थोप रहे हैं, तो ठीक बात है, थोप रहे हैं, हमें प्रॉब्लम होगा लेकिन हमें झेलना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते नहीं, तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्राइब बढ़ाएंगे भी तो कितना 30, 40, 50 बेसिस पॉइंट्स का जीडीपी पे फ़र्क पड़ा है। जैसे 6.5 मानकर ले चल रहा है, 6% आ जाएगा, ठीक है, झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अगर ये नहीं झेलेंगे तो जो दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्रोमाइज़ है हमारे लिए, ठीक है। अब ट्रम्प चिढ़ाने के लिए ये भी बोल देंगे कि मैं पाकिस्तान को, यू नेवर नो, आने वाले दिनों में सुन सकते हैं आप, पाकिस्तान को मैं आर्म्स दूंगा या फिर कोई फाइटर जेट दूंगा या फिर ये दूंगा, वो हो सकता है, यू नेवर नो। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स है, ठीक है। स्टॉक मार्केट देखिए, ट्रम्प का कभी भी कोई बुरा स्टेटमेंट आ सकता है इंडिया को लेकर, यू नेवर नो, तो आएगा तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट फिर से शायद नहीं रिएक्ट करे तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी चाहता हूँ कि रिएक्ट ना करे, लेकिन स्टॉक मार्केट है, यू नेवर नो, रिएक्ट कर सकता है बुरी तरह से। तो वही, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आराम से टिके रहें। देखिए जब हमारा अर्निंग्स वापस आ जाएगा, जो कि आएगा आने वाले महीनों में, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो एफआईआईज भाग रहे हैं फिर से वापस आ जाएंगे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। एक बार देखेंगे कि यहाँ पे कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ वापस आ गया इंडिया में ना, वो फिर से वापस आएंगे इंडिया में, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो बने हुए हैं, वो और भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ भी पॉजिटिविटी आएगा। जस्ट कुछ 2, 3, 4 महीने की बात है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार 2, 3, 4, 5 इतना सारा बोल देते हो, लेकिन हाँ एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक आइडियली हमें टाइम देना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा साल लेनी हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न लेकर चले ही नहीं, पैसा बचा रहे वही आपके लिए काफ़ी होगा। आने वाले समय में स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है ना, कवर अप कर देगा वो, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आया तो कुछ समय तक आगे रिटर्न कम आ जाएगा ताकि एवरेज आउट करे, और उसी तरह से अगर कम रिटर्न आया है तो आगे आने वाले सालों में रिटर्न ज़्यादा आएगा ताकि एवरेज आउट करे, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा आपको, ऐसा नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसीलिए बोला जाता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको एवरेज आउट करके अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।